जिसने विपक्ष में रह करके यानी कि लड़ाई लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे करके लड़ाई लड़ी थी, उसने भी सत्ता के लालच में आकर के, जेजेपी जिसका नाम है, सत्ता के लालच में आकर के अपनी चाबी जो थी ना, उससे भाजपा का जो बंद ताला था उसको खोलने का काम किया। उसने भाजपा का ताला बंद नहीं था, उसका पुराने कई सालों से, जब से उनके दादा श्री ओम प्रकाश चौटाला जी सत्ता से बाहर हुए थे 2003 में, तब से उनका खुद का मतलब राजघराने का ताला बंद था। वो राजघराने की चाबी वो लेकर के आया था और जनता ने उसको जो सीटें दी थी, वो सीटें दी तो थी भाजपा और कांग्रेस के विपक्ष में, लेकिन उसने अपने खजाने को भरने के लिए उस चाबी का यूज किया और भारतीय जनता पार्टी का ताला खोलने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल आज बात करेंगे तमाम मुद्दों पर, जो मुद्दे फिलहाल हिसार को ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में इस वक्त अग्रणी है, और फिलहाल जिन मुद्दों पर खुल के चर्चा होनी चाहिए उन मुद्दों पर आज हम खुल के चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं वो मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वैसे तो इंट्रोडक्शन की इनको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार दे देता हूं। राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हैं मिस्टर अनिल कौशिक जी हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बात की जाए राष्ट्रीय जो लोक स्वराज पार्टी है उसके बारे में एक बार लोगों को बता दीजिए, और उसके बाद हम तमाम मुद्दों पर बातचीत शुरू करते हैं। राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी हमारे भूतपूर्व आईजी श्री रणबीर शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में पिछले लगभग 6 से 7 साल पीछे से काम कर रही है। और जो हमारे हरियाणा के जितने भी सामाजिक मुद्दे होते हैं, आम आदमी के जो पीड़ा होती है, उसको हमेशा ही आईजी रणबीर शर्मा जी ने ज़ोर शोर से उठाने का काम किया है। और उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने का काम मुझे जो जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आईजी रणबीर शर्मा जी ने जो दी है, उसको मैं अपने पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए जनता के बीच में रह करके बखूबी निभाने का काम करूँगा। सर, यदि आजकल बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि मणिपुर हिस्सा पे बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ पर राज्यसभा में और विधानसभा में जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं, सॉरी लोकसभा में जो क्वेश्चन आजकल उठाए जा रहे हैं, वहाँ पर पक्ष जो है उसको टालने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। देखिए, जो मणिपुर की घटना हुई महिलाओं के साथ, देश की बेटियों के साथ, वो बड़ी पीड़ादायक है, दिल दहलाने वाली एक घटना है। लेकिन सबसे शर्मसार बात यह है कि पिछले लगभग 80 दिन उस घटना को घटित हुए हो चुके थे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये नहीं पता, जब तक उस घटना की वीडियो वायरल नहीं हुई, बच्चे को जब उसको सोशल मीडिया पे नहीं पता चला, तब तक या तो उन्होंने गुस्ताखी की देश की जनता के सामने कि इस घटना को सामने ना लाया जाए। और उन्होंने जो ये कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने कि हमें इस बात का पता ही नहीं था, तो इससे शर्मसार करने वाली उस पद के लिए जो गरिमामयी पद पर भारतीय जनता पार्टी विराजमान है उस प्रदेश में और पूरे देश में, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को छिपाने की बात की, ये सबसे बड़ी घटना है इस देश में। और दूसरी बात ये है कि जो हमेशा ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी हमारे देश की शान है। मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ये बात सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शब्दावली है। और आज भी उन्होंने अपनी मतलब संसद से बाहर निकल के सीडीओ में पहली बार मैंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि जो भी इस घटना का यानी कि दोषी होगा उसको गिरफ्तार करके और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सर, ये तो जब बोला गया है जब सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेने वाला था। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी की 2 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमेशा ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, देश की बेटियों की महिलाओं की बड़ी बड़ी सुरक्षा की बात करते हैं वो, लेकिन जब एक लोकतांत्रिक मंदिर लोकसभा के नाम से नए सदन की जिस दिन उद्घाटन हुआ था, उस दिन आपके देश की बेटियां जो पहलवान के रूप में दिल्ली में काफ़ी दिनों से संघर्षरत थी, उनको घसीटा गया ज़मीन पर,
ये देश की बेटी जो है, आन बान शान, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी वाहवाही लूटने के लिए एयरपोर्ट पर जाती थी उनको शोल उड़ाने के लिए कि हमने, हमारे देश की बेटियों ने गोल्ड मेडल जीते विदेश में जा कर के और वो आज देश में लौटी हैं। तो जब पावन धरती पर, देश की पावन धरती पर उन्होंने कदम रखे तो हम उनका मान सम्मान करने के लिए, शोल उड़ाने के लिए एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप लोकतांत्रिक संसद एक नए मंदिर के रूप में नाम दे करके उसका उद्घाटन करते हैं, उधर आप उद्घाटन कर रहे हैं, रिबन काट रहे हैं, और इधर आपकी देश की बेटियों को आपकी ही दिल्ली में घसीटा जा रहा है। अब मणिपुर की घटना है, ये भी वो राजनीतिक भाषण दे करके अपने प्रदेश की सरकार को, यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री को बचाने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। उनका यानी हमेशा ही दोषी का पक्ष पाती रही है, उसके विरोध में। पिछले भी कुछ मुद्दे देखे, जैसे कि आपने लड़कियों का मुद्दा उठाया, जो हमारी लड़कियां जो खेल के इंटरनेशनल लेवल पे खेली हैं, जो बॉक्सिंग खेली हैं, और यहीं बात करें हरियाणा की भी, हरियाणा में भी इस तरह का मामला सामने आया। जब भी बात लड़कियों की आती है तो हमेशा सरकार पीछे क्यों हटती नजर आती है? सर, सरकार की नज़रों में देश की बेटी बेटी है ही नहीं। आप हरियाणा प्रदेश में आ लीजिए, मणिपुर को छोड़ दें एक बार, जो बहुत बड़ी घटना है उसको छोड़ तो कैसे दें, लेकिन इनके विचार के लिए मैं बता रहा हूँ कि संदीप जी जो खेल मंत्री हरियाणा सरकार में हैं, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया, उनके ऊपर लांछन लगे। बृजभूषण जी जो हैं, उनके ऊपर अनेक लांछन लगे, लेकिन उनके भी इस्तीफे की बात नहीं की। यानी कि ये हमेशा स्पोर्टिव रहते हैं, अपने दोषी व्यक्ति को स्पोर्टिव। यही बात यदि हर किसी प्रदेश में ऐसी बातें होती है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ वहीं होती है जहाँ भाजपा है, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ कांग्रेस है वहाँ भी होती है, जहाँ आम आदमी पार्टी वहाँ भी होती है, लेकिन कम से कम वो शायद अपने उस तरह के मंत्री का या उस तरह के व्यक्ति का या कार्यकर्ता का सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाई देंगे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने ऐसे दोषी व्यक्ति को सपोर्ट करेगी, उसको दोषी नहीं बताएगी। सर, यदि बात की जाए, हम एक बार वापस हरियाणा पे आते हैं। फिलहाल हरियाणा के 809 गाँवों में पानी भर गया है, और फिलहाल यदि बात की जाए, अभी तक सरकार की ओर से कोई सुविधा लोगों तक नहीं पहुंच रही है। सिर्फ सरकार कुछ जगह पे, यदि बात करें, डिप्टी जो सीएम है वो ट्रैक्टर पे नजर आए, फिर सीएम मनोहर लाल नजर आए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए, लेकिन वो सिर्फ एक दौरा करके आ गए। लेकिन उन लोगों तक सहायता कब तक पहुंचेगी? देखिए, मैं आपको इस पर एक विशेष टिप्पणी करते हुए अपना विचार रखूँगा। पूरे प्रदेश में प्राकृतिक आपदा है, मैं मानता हूँ, फ्लड जो है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया नहीं है, लेकिन प्राकृतिक आपदा है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि प्राकृतिक आपदा, जब उसको पता है कि मानसून आएगी, और मानसून में ये नहीं पता होता कि कितनी कम बारिश हो जाए, कितनी ज़्यादा बारिश हो जाए। जब पहाड़ों में बारिश होती है तो हमारी जो बरसाती नदियाँ हैं वो उफान पर होती हैं। वही हमारे प्रदेश में हुआ। करनाल, पानीपत, अम्बाड़ा, आपका फतेहाबाद, सिरसा, पंचकुला, ये सब बिल्कुल किसान जो है वहाँ के अपनी खेती को बचा नहीं पाए। क्यों नहीं बचा पाए? बांध का टूट जाना, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती कि उस बांध को दोबारा से रिपेयर करना। कहीं भी अपनी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा प्रदेश में सरकार है, इन्होंने बयानबाजी तो की, जगह जगह जाकर के हेलीकॉप्टर में, मनोहर लाल खट्टर जी जो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हेलीकॉप्टर में फ्लड का एरिया देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ। अरे हेलीकॉप्टर से उनको ये पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ। आप जो 5-5, 6-6 फीट खेतों में पानी है, उस पानी में उतर के देखिए। यदि आप जनता की देशी हैं तो जनता की पीड़ा जनता के बीच में जाकर के देखिए। आपने देखा अभी 2 दिन पहले, ये तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में लगे हुए हैं, इनको ज़रूरत ही नहीं है। ये तो अपने मंत्रियों को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चे संभाल रखे हैं कि हमें जिला टू जिला जा करके प्रदेश में अपनी लीला रचनी है आने वाले 2024 के इलेक्शन के बारे में। अभी 2 दिन पहले क्या था, अपने हिसार में मुख्यमंत्री जी आए। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको रवि जी ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जनता से विचार विमर्श करना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन एकेडमी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो है, इस सरकार से पहले कभी भी शिक्षण संस्थान का राजनीतिक रूप से प्रयोग में नहीं लिया जाता था। इस सरकार ने सबसे पहल की है कि आज गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का हिसार में आते हैं तो उसका राजनीतिक रूप से प्रयोग में लिया जाता है। वो आपके सामने दिखा। यानी किसान आपके जो पीड़ित हैं,
जिनके खेत लबालब पानी से भरे हुए हैं, उनकी फसलें खराब हो गई, उनका बीमा हो रखा है, लेकिन बीमा कंपनी उनको बीमा देने के लिए तैयार नहीं है। वो सर एक मिनट, मैं आपको यही रोकना चाहूँगा। बीमे की बात की जाए तो ये लगभग कितने बड़ा फ्रॉड होगा, क्योंकि अभी तक हमने कोल स्कैम सुना है, 2G स्कैम सुना है, शराब घोटाला सुना है, लेकिन यदि किसानों का इंश्योरेंस घोटाले की बात की जाए तो ये शायद मुझे लगता है कि देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में जब घोटाले करती है तो जनहित की बातें करके, जनता को बरगला करके और जनता के पैसे लूट करके किसी ना किसी कंपनी के माध्यम से उनको फायदा देने की बात कह करके, और वो उनका एक विशेष घोटाला होता है। किसानों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही किया। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने हिसार की गुरुजम्बेश्वर में अपनी यानी 2024 की लीला रचने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के बीच हैं। किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रैली लेकर के और अपनी पीड़ा उनको सुनाने के लिए उसी जो गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करते हैं जी। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारी जो पुलिस है उसका काम है पीड़ित जनता को सुविधा देना, लेकिन वो अपनी जो वर्दी है उनकी, उस वर्दी में ये भूल जाते हैं कि आप किसी किसान के बेटे हैं। आपको डीएसपी, एसपी, इंस्पेक्टर बनाने के लिए अपने माँ बाप ने कितनी मेहनत की होगी। जो काम उनका होना चाहिए था, मैं तो ये मानता हूँ कि जिस डीएसपी ने उनको सड़क पर लेटाया, उनको आगे नहीं जाने दिया, वो कर क्या रहे थे? कोई उनके पास हथियार नहीं था, कोई लाठी डंडे नहीं थे, मुख्यमंत्री के साथ उनको कोई कहासुनी नहीं करनी थी, ज्ञापन देना था, अपनी बात रखनी थी। और ये लोकतांत्रिक जहाँ प्रणाली होती है उसमें जनता का हक है कि अपने राजा को अपनी पीड़ा सुनाए, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। पुलिस जनता के लिए काम नहीं कर रही सरकार में। पुलिस किसके लिए काम कर रही है कि जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना हुआ उसके सामने जनता जाए ना। उसके सामने कौन सी जनता जाए? जो उनकी आवाज़ बुलंद करे, उनकी जय जयकारे लगाए, उन्हीं को आगे जाने देती है। हमारे जो किसान थे जिनकी पीड़ा एक्चुअल में थी, वो अपने डीसी ऑफिस के आगे आज भी ट्रैक्टर ट्रॉली लगा करके पक्का मोर्चा के नाम से उन्होंने धरना दे रखा है, लेकिन उनकी सुनवाई के लिए ना तो डीसी आता है, ना एसपी आता है और ना मुख्यमंत्री ने। उन्होंने तो आज की बात की जाए तो उन्होंने भूख हड़ताल तक का आज बोल दिया है कि हम भूख हड़ताल करेंगे। पत्रकार महोदय, अपने देश और प्रदेश की सरकार के काफ़ी उदाहरण हैं जो यदि आदमी भूख हड़ताल करके मर भी जाता है, जैसे दिल्ली में किसान बैठे थे, 1 साल से ऊपर आंदोलन चला, ये जो आदमी अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अपनी बात रखना चाहता है, जैसे किसानों ने दिल्ली में विशेष आंदोलन किया, हमारे देश में इससे बड़ा आंदोलन कोई था नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक जगह चुनी, शांति प्रिय बैठे, किसी की लूटपाट नहीं की, किसी के बाजार में नहीं घुसे, वो अपनी बात रखते थे, एक जगह बैठे थे। साल सवा साल गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगड़ा, गवर्नमेंट ने उनकी बात ही नहीं सुनी। और लास्ट में क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने किसान हमने उसमें लास्ट में क्या हुआ? अनेक किसानों की मृत्यु हुई, क्योंकि वहाँ बारिश भी आई, वहाँ ठंड भी आई, वहाँ गर्मी भी आई, सभी मौसम उनके बीच में आए। उन्होंने अपनी व्यवस्था करके बैठे थे, खाने पीने की व्यवस्था उनकी अपनी थी, सरकार का कुछ नहीं जा रहा था। सरकार अपनी मर्जी से वही इलेक्शन पे जा रही थी, और इलेक्शन यानी कि उनके आदमी जो है, कोई रास्ते में दुर्घटना हुई उसमें एक्सपायर हो गए, कोई वहीं बैठे हार्ट अटैक से आ गए, कोई भूख से आ गए। तो मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने उस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया कि आपके देश की जो पूरी देश की प्रजा का यानी कि पेट भरने का काम करते हैं, और उनके द्वारा उगाए गए अन्न को वो विदेशों में बेच करके धन कमाते हैं, उस किसान की भी उन्होंने शुद्ध नहीं ली। अभी आपके सामने ये भी किसान ही थे जो कल यानी कि उनको अपना ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, यहाँ भी उनकी कोई सुनवाई नहीं। ज्ञापन लेने को ना तो कोई अधिकारी आता है, ना कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आता है। ज्ञापन तो ये मान लो, ज्ञापन देना इस बार कानूनी जुर्म हो गया, क्योंकि पहले होता था ज्ञापन देना होता था तो एसपी, डीएसपी जिसको भी देना होता था वो मौके पर मौजूद होता था, देने के लिए आ जाता था। लेकिन इस सरकार के आने के बाद देखा जाता है कि एसपी, डीएसपी या कोई भी डीसी ज्ञापन लेने नहीं आता, बल्कि किसी न किसी बंदे को भेज देता है कि ज्ञापन ले आओ, लेकिन उस ज्ञापन पे कोई कार्रवाई भी नहीं होती।
रवि जी, क्या होता है कि प्रशासन जो है वो हमेशा ही सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करता है। डीसी, एसपी, कमिश्नर, जो भी जिलाधिकारी होते हैं, वो ऊपर से पंचकुला से जो आदेश होते हैं उसके अनुसार काम करते हैं। और उनको ये अंदरूनी, मतलब जनता से जब वो बात करना ही नहीं चाहते, मुख्यमंत्री के नाम, गृह मंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम कोई ज्ञापन देने की कोशिश करता है, उनके लिए वो गेट पर आते ही नहीं। इसका मतलब उनको पूरे ऊपर से निर्देश हैं कि आपको जनता के बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है। जनता के बीच में जाने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ मैं कुछ अपनी जनता से भी कहना चाहूँगा। दिल्ली में किसानों का पूरा राष्ट्रीय लेवल पर एक आंदोलन था और बिल्कुल वाजिब उनकी मांग थी, लेकिन किसान पीड़ित रहे। पीड़ा आने के बावजूद जब इलेक्शन आया तो किसान, जो कि देश की भूख को तो मिटाते हैं ही हैं, वही किसान इस देश की और प्रदेश की सरकार बनाने का काम भी करते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी ही पीड़ा को भूल करके वापस उसी व्यक्ति को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जिसने उनको पीड़ित किया था। अब आपके सामने ये जो एक प्रलय है प्राकृतिक, जिसने किसानों को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। चलो, किसानों को प्राकृतिक रूप से तो आपदा है, लेकिन उस कंपनी ने जिस कंपनी ने उनसे पैसे लेकर के बीमा कर रखा है, क्या वो सरकार का दायित्व नहीं बनता कि उनको बीमा मिले टाइम पे? उनको मुआवजा क्यों नहीं दे रही सरकार? कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये की डिमांड करते हैं हम कि किसान को 1 एकड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। यदि इतना ही सरकार सोचती तो शायद 1.5 साल वहाँ पे किसानों को बैठना नहीं पड़ता, और जो आज जगह जगह किसानों ने प्रदर्शन करने पड़ते हैं वो नहीं करने पड़ते। आप एक चीज़ और देखो ना, अकेले किसान नहीं, हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग आंदोलन कर रहा है। क्या इससे क्लर्क बैठे भी, हैं, मैं बात कर रहा हूँ इससे पहले भी, इस सरकार से पहले इतने आंदोलन हुए हैं। आंदोलन होते थे लेकिन इतने नहीं, और आंदोलन जो करने वाले होते थे उनकी पीड़ा को सुना जाता था। आज क्या है, कर्मचारी भी सरकार का साथ देते हैं। मैं बात करूं पुलिस कर्मचारियों की, क्या मैं पूछना चाहता हूं उन डीएसपी महोदय से, हमारे ज़िले के एसपी महोदय से, जिन्होंने कल किसानों को मुख्यमंत्री के सामने जाने नहीं दिया, क्या कभी पुलिस कर्मियों ने अपनी बात रखने के लिए आंदोलन नहीं किए? मैं आपके माध्यम से पुलिस कर्मियों को याद दिलाना चाहता हूं कि अपनी बात रखने के लिए सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन कर्मचारी आंदोलन की बात है। अर्धनग्न होकर के पूरे हरियाणा की यात्रा की थी पुलिस कर्मचारियों ने अपनी नौकरी बचाने के लिए। रोडवेज कर्मचारी जब अपनी बात रखते हैं तो बसों को बिल्कुल बंद कर देते हैं। पब्लिक चाहे कितनी ही दुखी हो, लेकिन कर्मचारी बस को हिलाएगा नहीं अपने स्टॉपेज से। तो क्या जनता जब अपनी बात रखने के लिए पैदल मार्च करती, सिर्फ और सिर्फ पैदल मार्च, किसी पब्लिक को परेशान नहीं करती? क्यों? वो तो खुद ही पब्लिक का हिस्सा है। उसको मिलता क्या है? कर्मचारी को तो पेंशन मिलती है, कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, पर कर्मचारी फिर भी आंदोलन करता है अपने एरियर बढ़वाने के लिए, अपनी तनख्वाह को बढ़वाने के लिए। किसान क्या मांगता है? अरे हमारे साथ एक बीमा कंपनी ने बीमा कर रखा है और वो बीमा हमें चाहिए क्योंकि उसका प्रीमियम हम पहले पे कर चुके हैं और आज हम पीड़ित हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार ये दिखाना चाहती है पर इनको बीमा कंपनियों को कि कल को आम पब्लिक इतनी परेशान होगी कि किसी की गाड़ी दुर्घटना में ग्रस्त हो जाती है, यानी कि डैमेज हो जाती है, तो उसको एक सहारा मिल गया कि सरकार आपके साथ है, आपको उसको बीमा देने की ज़रूरत नहीं है। सर, एक सवाल और निकल कर आ रहा है। ये अभी बात की आपने, जैसे कर्मचारियों की बात की, जब भी देखते एमएलए, एमपी या कोई भी मंत्री होता है, उनकी तनख्वाह जितनी बार बनते हैं, पेंशन बनती है और वो आए साल बढ़ती भी जाती है। लेकिन जब एक 20 साल 30 साल एक कर्मचारी काम करता है, उसको कोई पेंशन नहीं। इसके अलावा ये लोग कहते हैं बिजली यूनिट की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो अभी तक इनमें टैक्स लेते हैं, हर इंसान से टैक्स लेते हैं, उन सुविधाओं को भी, मूलभूत सुविधाएं फिर भी नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। यदि अभी कुछ दिन पहले एक साथी रिपोर्टर ने, एक निजी चैनल चलाते हैं, उन्होंने कवरेज की कि सिविल हॉस्पिटल है उसमें दवाइयाँ नहीं है, तो कहाँ से जनता त्रस्त नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि किस प्रकार से इस तरह की समस्याओं को सुलझा जा सके। देखो जी, ऐसा है, जनता हमेशा ही त्रस्त रही है। शिक्षा की बात करेंगे तो स्कूलों में अध्यापक नहीं है,
स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हॉस्पिटल में जांच करने की मशीन नहीं है, और जांच करने की मशीन नहीं तो दवाई किस रूप में देंगे। लेकिन जब वो नॉर्मल दवाई देने की बात करते हैं तो वहाँ दवाई उपलब्ध नहीं है। क्लर्क बैठे हैं, उनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है। कौशल योजना एक ऐसी योजना लेकर के आए हैं कि इस योजना के तहत आपको 5, 7, 8, 10 हज़ार में कर्मचारी मिल जाएंगे काम करने के लिए, और आपको पक्के कर्मचारियों की भर्ती करने की ज़रूरत ही नहीं। मतलब क्या है कि ये सरकार जनता की आंखों पे पट्टी बांधने का काम पिछले 10 साल से कर रही है, पिछले 10 साल से जी। इसमें जिसने विपक्ष में रह करके यानी कि लड़ाई लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे करके लड़ाई लड़ी थी, उसने भी सत्ता के लालच में आकर के, जेजेपी जिसका नाम है, सत्ता के लालच में आकर के अपनी चाबी जो थी ना, उससे भाजपा का जो बंद ताला था उसको खोलने का काम किया। उसने भाजपा का ताला बंद नहीं था, उसका पुराने कई सालों से, जब से उनके दादा श्री ओम प्रकाश चौटाला जी सत्ता से बाहर हुए थे 2003 में, तब से उनका खुद का मतलब राजघराने का ताला बंद था। वो राजघराने की चाबी वो लेकर के आया था, और जनता ने उसको जो सीटें दी थी, वो सीटें दी तो थी भाजपा और कांग्रेस के विपक्ष में, लेकिन उसने अपने खजाने को भरने के लिए उस चाबी का यूज़ किया और भारतीय जनता पार्टी का ताला खोलने का काम किया। आज भी कहता है कि मेरे पास जो चाबी है ना, ताला वही खोलेगी, सत्ता का ताला वही खोलेगी। अरे भाई, सत्ता का ताला वही खोलेगी यदि आपने एक पार्टी बना रखी है और उस पार्टी का आपको एक निशान मिला हुआ, आप जनता के नुमाइंदे हैं, यदि जनता में आपने अनेक काम अच्छे किए हैं तो आप जनता के बीच जाइए और डायरेक्ट अपनी चाबी के लिए वोट मांगिए। और यदि आपके पास वोट उस चाबी के नाम से इतने मिल जाते हैं कि 45-47 सीट जो यानी हमारे प्रदेश में 47 सीट जो आपको ज़रूरी हैं सरकार बनाने के लिए, यदि वो मिल जाती हैं तो आप आराम से ताला खोलिए। लेकिन आप जिसको गाली देते हैं और अपने खुद का खजाना भरने के लिए इलेक्शन का जब रिजल्ट आता है तो उन आदमियों को ही साथ देते हैं जिसके आप विरोधी थे जी। तो ये काम जेजेपी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को सहयोगी चाहिए। हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि जनता की आंखों पर पट्टी बांध करके अपने लोगों के बीच में यानी कि कार्यकर्ताओं को छोड़ देती है कि जनता के बीच में जाइए, अब आपका काम 1 साल बाकी है इलेक्शन का, और उनकी यानी कि जो आम नागरिक है उसको ऐसी लुभावनी बातें कहेंगे कि वो आम नागरिक जो है वो उनके सामने इतना मतलब लालायित हो जाता है कि आने वाले समय में इससे बढ़िया सरकार नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में शासन कर रही है उससे कमज़ोर और जनता विरोधी सरकार नहीं जी। सर, फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि लंबा समय हो गया है, और मैं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी कहूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही हमारा आएगा, सर के साथ भी आएगा, और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए भेज सकते हैं। और फिलहाल जैसे परिवार पहचान पत्र के लिए या कुछ और समस्याएं वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम अगली बार इनसे और सवाल कर सकें और इनकी राय जान सकें। फिलहाल इस वीडियो में न्यूज़ को यूट्यूब पर देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी राय कमेंट्स में जरूर दें। यदि आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमारी न्यूज देख रही हैं तो फॉलो करना ना भूलें। हमारा ट्विटर अकाउंट है @न्यूज आपके साथ। हमारी इंस्टाग्राम ID @न्यूज आपके साथ। न्यूज आपके साथ की वेबसाइट पर विजिट करें www.newsapkesath.in। दिन भर के हर खबर का अपडेट पाने के लिए देखें न्यूज आपके साथ। धन्यवाद।